उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सैयद रोशन अली वारसी साहब, CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड बिल्डर्स डेवलपर्स, DHA कराची। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू की जाएगी। वैसे तो हम सियासी नौइयत के और मीशत के हवाले से जो मामला हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज का मौजू बड़ा ख़ास है कि एक हम अक्सर ज़रबुल मिसल सुना करते थे, जान है तो जहान है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बुनियादी सहूलतों से लोग महरूम हैं, अपने हुकूक के बारे में ज़्यादा आगाही है भी नहीं, और क्योंकि कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, इसलिए जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर माशरे ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे माशरे हमें नज़र आते हैं। तो बहरहाल मैं चाहूँगा ज़रा इससे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से। अब मसला ये लोगों को दरपेश है कि जब वो इलाज की गरज से जाते हैं, ये बात इसलिए यहाँ पर पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकारी अस्पताल की एक फुटेज नज़र से गुजरी है, और जो मनाजिर देखने में आए हैं मुल्तान के अंदर नश्तर हॉस्पिटल है, नश्तर हॉस्पिटल के अंदर, वो नाकाबिल यकीन है। यकीनन अगर किसी महज़ब माशरे में या ऐसे माशरे की अगर बात की जाए जहाँ पढ़े लिखे लोग बसते हैं तो यकीन वहाँ बड़ी हैरानी होगी। लेकिन पाकिस्तान में तो इन जिंदों के साथ भी कम बेश ऐसी ही तस्लील हो रही है, ऐसी ही बेहुरमती उनके साथ होती है, तो मुर्दों के क्या कहा जाए। मैं चाहूँगा ज़रा इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए, कैसे मामला को ठीक किया जाए और कैसे इसका हल निकाला जाए। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज मैं आपसे सेहत के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखें, अब वो लोग अपने नेचर से हट गए। बिल्कुल ऐसे ही। लोग नेचर से हट गए। जब आप नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो उसमें ख़राबी पैदा बहुत होगी। खूब। तो आपको सबसे पहले नेचर जो अल्लाह ताला ने मतलब जो आपको पैगाम दिया उसकी तरफ चलेंगे, इंशाल्लाह आपकी सेहत भी सही रहेगी, बिल्कुल आपकी ठीक है। ज़िंदगी भी लंबी होगी। बिल्कुल ठीक है। बाकी तो अल्लाह की तरफ से मौत ज़िंदगी है, मगर ये है कि इंसान को अपने तरीके, अपने वही तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जो अल्लाह ताला ने बताए हुए बहुत हैं। खूब। अच्छा, अब हम लोग उस नेचर से क्या हट गए कि जैसे रात को पूरी रात जागना है हम्म। और सुबह 2 बजे तक 1 बजे तक सोना है। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बिल्कुल उसके बाद ऐसे ही। नाश्ता जो है ना वो 1 बजे करना है। अब ज़्यादातर लोग नाश्ता जो है सुबह 1 बजे 2 बजे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, आपने सही और कहा। वो खाना दोपहर का जो है ना वो मगरिब के टाइम खाते हैं, और रात जी। का खाना 12-1 बजे खाते हैं। आप बताएं कि उसकी सेहत कैसे सही रहेगी? बिल्कुल ठीक है। सेहत तो नहीं सही हो। फिर उसके बाद जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता हम्म। है। आप देखें कि ये मुआशरा हमारा उस तरफ चला गया है कि अब लोगों में ये तमीज़ ख़त्म हो गई कि हम्म। क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस हम्म। लोगों को अपने पैसे चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। ज़्यादा पैसे चाहिए। अब ज़्यादा पैसे के लिए देखें वो इंसान की ज़िंदगी की परवाह नहीं करते हम्म। कि इंसान की ज़िंदगी में क्या नुकसान होगा या जो इंसान है उसको क्या नुकसान। और लोगों की क्या गलती है हम्म। कि लोग भी अपनी तरफ से गलती करते हैं, तो जो दूसरे जो उसके जो अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं हम्म। वो तो अपना फ़ायदा उठाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। पहले तो आपने नेचर के खिलाफ हो गए। हम्म। अब उसके बाद होता क्या है कि आपकी रूटीन ख़राब हो जाती है। रूटीन ख़राब होने की वजह से आपको पानी जो है ना इंसान की बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। हम्म। इंसान की बॉडी में पानी इतना ज़रूरी है, लोग उसका ख्याल नहीं करते, और वो फिर उसके बाद उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से ऐसे ही है। कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, बिल्कुल ठीक उनका है आपने। मैदे का निज़ाम ख़राब हो जाता है, उसके बाद उनकी किडनियाँ ख़राब होना शुरू जी। हो जाती है, जी। उसके बाद उनका लीवर ख़राब होना शुरू हो जाता है। मगर वो क्योंकि रूटीन चेंज नहीं करते, हम्म। वो फिर जब कोई, मेरे ख्याल में जब तक यंग होते हैं जब तक तो उनको पता भी नहीं चलता, एहसास नहीं होता, मगर अंदर ही अंदर खराबियां पैदा हो रही होती हैं। ऐसे ही। मगर जब वो 50 साल की एज में, तकरीबन लगभग इस एज में जब आते हैं ना, तो वो हम्म। कहते हैं हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई। हम्म। हम्म। उसकी वजूहत कोई नहीं जानने की कोशिश करता कि उसकी वजह क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। वजह ये है कि देखें, ये आपकी बॉडी जो है ना 90-80-90% पानी के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही, आपको कंपोजिशन पानी इसकी तो पानी हर से। थोड़ी देर में पीना है। आप एसी में भी बैठे फिर भी आपकी जिस्म में से पानी उड़ रहा है, हम्म। कम हो रहा है। सांस के जरिए आप जाता है, बिल्कुल उसको ऐसे नहीं ही। समझते कि इसके अंदर आपको पानी की कमी हो रही है, तो उसको पूरा रखना है। तो जी। इसका मतलब पानी की बोतल लेके बैठे रहे। लोग क्या कहते हैं, मैंने 3 गिलास पानी पी लिए, जी। सिर्फ उसको अवॉइड ये करते हैं कि उनको वॉशरूम ना जाना पड़े। जी। जी अच्छा, ऐसे ही। अगर उन्होंने जोहर में अगर वुजू बना लिया, हम्म। तो वुजू को से बचाने के लिए वो शाम को 4 बजे तक पानी नहीं पियेंगे कि मेरा वुजू ना टूट जाए। बहुत खूब, ऐसा ही अच्छा, आपने इसी सही कहा। तरीके से लोगों ने अपने रूटीन से हट गए। हम्म। पानी, मैं समझता हूँ कि अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है हम्म। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखे, मगर वो ज़्यादा उस सूरत में रखे कि पहले डॉक्टर से पूछे उसको कोई और बीमारी ना हो। बिल्कुल ऐसा ठीक ना है। हो कि किडनी पेशेंट हो, पानी ज़्यादा पी ले, फिर वो उसको और बहुत दूसरा कोई खूब। मसला हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी पी लें, हम्म। मगर वो देखें कि पानी पीने से अगर पेट फूल रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल मगर ऐसे ही। डॉक्टर भी म्यारी होना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर भी म्यारी मुझे नहीं नज़र आते। बिल्कुल ठीक आपने है। तो बात की वो सरकारी हॉस्पिटल के। नहीं। देखा, सरकारी हॉस्पिटल तो
बिल्कुल, उनका तो देखें मेयार आपको सबको पता है ना। उनको तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उस सरकारी निज़ाम को सही कर दे, क्योंकि टैक्स लेने के लिए भी सरकारी लोग आते हैं, मगर सरकारी निज़ाम सही नहीं होता। तो वो भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कभी ना कभी सरकारी निज़ाम सही हो जाएगा, वरना सबसे पहले सरकारी निज़ाम सही करने के लिए सरकारी लोगों को सही होना पड़ेगा। बहुत खूब, आपने बिल्कुल ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और हमारे उस्ताद जो थे, टीचर हमारे, अक्सर ये हमें दुआ करते थे, हमारे हक में दुआ करते थे। जब हम उन्हें कहते थे कि हमारे लिए कोई दुआ करें, तो वो कहते थे अल्लाह ताला तुम्हें अदालतों से और हस्पतालों से हमेशा महफूज रहे, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद इंसान जो है वो वापस नहीं आता। तो जनाब ये हाल है। और ये आपने सेहत के हवाले से जो बुनियादी अभी बातों जिसका तस्करा किया, ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझना। गुज़िश्ता रोज़ में हजाम की दुकान पे बैठा था और वहाँ बड़े ज़बरदस्त तज्ज़िये और तबसरे सुनने को मिलते हैं। तो मेरी आदत है, मैं हमेशा बड़े गौर से लोगों की बातें सुनता हूँ, और ये होना भी चाहिए, ज़्यादा आप लोगों की बातें सुने। तो एक साहब अपने वज़न कम करने के बारे में बता रहे थे, काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे, अपना डाइट प्लान जो है वो सबको बता रहे थे कि वो कौन से डाइट प्लान के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर था कि ये जो जितने जतन आज ना चाहते हुए करने पड़ रहे हैं, जितनी पाबंदियाँ आज लगाई जा रही हैं और दिल से उसको कबूल नहीं कर रहे, अगर इसके ऊपर शुरू से ही अमल करते और ख़ुराक में एहतियात रखते, लाइफस्टाइल जिसका भी आपने तस्करा किया, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है कि आज जिस तेज़ी से लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं या दीगर मौलिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, इस जिस माहौल में मैं और आप रहते हैं, बड़ा मुश्किल है इन बीमारियों से ख़ुद को महफूज रखना। लेकिन ज़रूरी है कि जैसे भी आपने तस्करा किया कि अपने लाइफस्टाइल को सेट करें, कि सुबह जल्दी उठने की आदत, ये रात को जल्दी सो जाना। अब ये होता ये है कि मैं पाकिस्तान के बारे में तो नहीं कह सकता, वो जो दीगर इलाके हैं वहाँ मेरा रहने का इत्तेफाक हुआ है, मुल्तान में, फैसलाबाद और दीगर जगहों पर मैंने देखा है लोग अमूमन जल्दी रात को सोते हैं और कोशिश करते हैं सुबह जल्दी उठ जाएँ। लेकिन शहर कराची के अंदर जहाँ हमारा ज़्यादा वक्त जो है वो सरफ होता है, वहाँ ये देखा गया है कि बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो रात के वक्त, बल्कि सुबह के वक्त कहना चाहिए, कि सोते हैं और फिर जैसे आपने कहा कि 1 बजे दिन में उठकर अपने जो मामलात ज़िंदगी हैं उसका आगाज़ करते हैं। तो ये एक बड़ी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और फिर ख़ुराक में बेअतदाली एक सबसे बड़ा मसला है, और गैर मेयारी ख़ुराक। अब ज़रा इसकी तरफ आते हैं। अब ये फरमाइए कि हमारे यहाँ हुआ ये अलमिया ये है, वो टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम्स में देखता था जब मैं छोटा हुआ करता था कि बड़ी डॉक्टर्स टीवी पे आकर वो कहा करते थे, वो पता नहीं डॉक्टर्स थे भी, अब सोचने पे मजबूर हूँ या नहीं थे, तो बहरहाल वो कहते थे कि जो देसी घी और देसी खुराकों का इस्तेमाल है सेहत के लिए नुकसानदेह है। और फिर वो लोगों को इश्तिहारों के ज़रिए ये जो ट्रीटेड ऑयल होते हैं जो बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एक तफसीली प्रोग्राम ज़रूर रखूँगा कि ज़रा लोगों को इसके बारे में भी समझाया जाए कि ये ट्रांस फैट्स और ये सारी चीज़ क्या है। तो उसकी तरफ लाया गया, और जब उस कल्चर की तरफ ले आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अस्पतालों की हालत जाकर आप देखें, पैर रखने की जगह नहीं है, ख़ास तौर पे जो दिल के अमराज हैं जहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं। फरमाइए। देखें, अगर बदकिस्मती से कोई भी इंसान अगर डॉक्टर के पास जाता है, पहले तो मैं वो बता दूं कि जो सरकारी हॉस्पिटल में, और सरकारी हॉस्पिटल से बचने के लिए लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिया कि चलो भाई पैसे दे के इलाज करवा लो कि इलाज सही हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पर उससे भी बुरा इंतजाम हो गया। बताइए। अब वो उससे बड़ा कारोबार उन्होंने बना लिया कि चले भाई किसी तरीके से हमारा कोई भी बेड हमारा जो है हॉस्पिटल का खाली ना हो, ये उनकी पहली कंडीशन होती है जिसको भी अपॉइंट करते हैं। ज्यादातर डॉक्टर जिनके पास खौफ खुदा नहीं है, जिनके पास खौफ खुदा है, वो आज भी खिदमत कर रहे हैं। तो मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खौफ खुदा नहीं रखते। मेरा ख्याल में उनको ये सोचना चाहिए कि उनके घर में भी लोग हैं और ये इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है। तो अगर लोग उम्मीद करके आते हैं कि एक पेशेंट है, बीमार है, उसकी मजबूरी है कि यार सरकारी हॉस्पिटल में अगर वो अच्छा इलाज नहीं होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल का जो बिल है वो इतना ज्यादा होता है और उसका इलाज मेयारी नहीं है। अब उसके बाद फर्ज करें कि कोई एक इंसान अगर किसी मर्ज में अगर चला गया तो वो लोग सबसे पहले एडमिट कर लेते हैं, चाहे वो एडमिट की जरूरत है या नहीं है। यस, बिल्कुल तो उनको जब एडमिट करते हैं तो उसके बाद जो जिस मर्ज में वो एडमिट हुए हैं उससे हट के उनको डाइवर्ट करते हैं दूसरे मर्ज के अंदर। उसको क्या करते हैं कि जो कि मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे डॉक्टरों को मैं जानता हूँ कि वहाँ पर एक पेशेंट गए, वो उनके हॉस्पिटल में तो इलाज कुछ और था, बीमारी कोई और थी, इलाज किसी और चीज का हो रहा था। उनको कहने लगे कि ऐसा करें आप मशीन पे जो है ना चढ़ जाएं। अच्छा, वो कहने लगे कि देखें मेरा ये इलाज है। उसने कहा नहीं था, वो आपको एक और भी चीज चेक करनी है, दिल भी आपका चेक करना है। वो कह रहे दिल मेरा सही है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको क्या पता, हम डॉक्टर हैं।
उन्होंने उसको मशीन पे खड़ा कर दिया, मशीन की स्पीड चढ़ा, उसको मशीन पे उसकी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी। अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब एक हद है ना भागने की जी, भी। अच्छा, भागने के बाद एक हद ये हो गई कि वो गिरने वाली पोजीशन में आ गया, सांस फूलने लगा। बिल्कुल ठीक उसने है। कहा देखें आपको पता ही नहीं है, वहां से ईसीजी की रिपोर्ट भी निकाल ली, ईसीजी की रिपोर्ट उनकी खराब आ गई उसी वक्त। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आदमी भागेगा तो जाहिर सांस फूलेगा, तो सांस कुछ ना फूलेगा, कुछ बिल्कुल मसला ठीक। होगा। फिर वो कहने लगे आप मेरे साथ आए, आपके साथ तो बड़ा मसला है। वो लेके गए, एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, जी, उनके पास लेके गए। माशाल्लाह। उन्होंने कहा सर ये देखें इनकी रिपोर्ट। कह रहे कौन है ये? बोले सर मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे मतलब जानने वाले हैं। कह रहे अभी तक आपने इनको एडमिट नहीं किया, आपने देखा नहीं कितनी सीवियर पोजीशन है? तो उसने कहा सर मैं यही इनको बताने के लिए आया हूँ, मगर वो मैंने कहा पहले आपसे ओपिनियन ले लूँ। नहीं नहीं नहीं, फौरन एडमिट करें, इंस्टेंट डालें इनको, आपको पता है ये कितना डेंजर थे। खैर वो बात तो होते होते उन्होंने उनको एडमिट की कोशिश की, मगर लकीली उनके बच्चे, उनकी वाइफ खिलाफ हो गई कि भाई अभी हम आए किसी और मर्ज के लिए, आपने ये एक बिल्कुल नया मसला खड़ा कर दिया कि ये तो दिल का मसला, हमारा इनका तो कभी दिल का मसला था ही नहीं। तो वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, वो आप जो है ना वो इसको एडमिट हो जाए, आपको नहीं पता ये कितनी सीरियस कंडीशन है। खैर वो उन्होंने कहा नहीं अभी करें, कल आपको छुट्टी दे देंगे। अच्छा, फिर पेशेंट जो है ना वो राजी भी हो गया कि यार शायद ऐसा नहीं हो कि मेरे को पता ही नहीं हो, ये भी मसला। अच्छा, वो अपने उस मर्ज से हट गया जी, इस मर्ज में आ गया, वो डर गया ना। उसके बाद उसकी वाइफ ने कहा नहीं, उसके बच्चों ने कहा नहीं आपको ये मर्जी नहीं है, ये क्यों आप इसमें डाल रहे हैं? तो फिर उनकी वाइफ ने कहा कि देखें हमें एक दिन का टाइम दें। उन्होंने कहा आंटी आप नहीं समझ रही। उन्होंने कहा चलो बेटा मैं नहीं समझ रही, जहाँ इतने दिन अल्लाह ने जिंदगी दी है, एक दिन और भी अल्लाह दे देगा जिंदगी, हम तो अल्लाह से दुआ मांगेंगे। अच्छा, खैर वो किसी तरीके से ले गए। इत्तेफाक से उनके ताल्लुकात उनकी वाइफ से भी थे, उनकी वाइफ के। तो उनकी वाइफ का टेलीफोन आ गया घर पे कि आप अंकल को क्यों ले आई? क्यों नहीं? उन्होंने कहा क्यों? बोले आपको पता नहीं है कितनी सीरियस कंडीशन है। खैर बहरहाल देखें वो जो डॉक्टर साहब हैं उनका भांडा ये फूटा कि वो पीछे लगे हुए थे कि भाई इंस्टेंट डाल देना, ठीक है, मगर वो फिर नहीं डलवाया, घर पे आ गए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा जब कोई मसला नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं गए। आज मेरे ख्याल में उस बात को 5 से 6 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी कभी कोई इस किस्म का कोई केस किसी के पास आए, किसी को मजबूर करें, तो उससे ओपिनियन जरूर लें, 2-3 ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, सेकंड थर्ड ओपिनियन जरूर लें डॉक्टर से ना, क्योंकि वरना तो देखे एक ऐसे भी डॉक्टर हैं, अब तो जो जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको इतनी हैवी मेडिसिन दे देगा कि वो बेचारे की सकत है नहीं, उसको 10-15 हज़ार रुपए की दवाइयाँ देनी है, वो उसको सिर्फ दवाइयाँ ही खानी है, खाना नहीं खाना है। बिल्कुल सही। तो फिर उसके बाद बताइए कि जब नीयत सही नहीं है तो आपकी, चलो डॉक्टर की तो नीयत सही नहीं है, मगर जो वो इलाज कराना है उसका कसूर क्या है? कसूर क्या है? उसको तो मेरे ख्याल में हम जिनको डकैत कहते हैं, जिनको कातिल कहते हैं, उनसे बड़े डकैत कातिल तो ये लोग हैं। जो मतलब एक मजबूर आदमी, परेशान आदमी, जो कुछ किसी परेशानी में मजबूर है, वो बीमार है, वो तो रिलीफ लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जा रहा, उतने का पैसे खर्च करके मैं इलाज करा लूँ, वहां पर भी देखें ये काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी, अगर कोई आजकल के फी जमाना जो डॉक्टर है, अगर उसकी फीस ज्यादा है और उसको दवाइयाँ ज्यादा देता है, तो उसकी ओपिनियन, उसके बाद ओपिनियन जरूर ले। अच्छा, ये